नमस्कार। हिंदी साहित्य के विभिन्न पक्षों का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में जब हम हिंदी साहित्य की विवेचना करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हैं और विभिन्न जो जेनर है, विभिन्न जो फॉर्म्स हैं, विभिन्न जो रूपबंध हैं, विभिन्न जो विधाएँ हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी संकल्पनाएँ और अवधारणाएँ वहाँ पर सामने आती हैं। और ये जितनी भी अवधारणाएँ रही हैं, वो साहित्य के अध्ययन में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करती हैं। जब हम आधुनिक हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं और उसका आलोचनात्मक विवेचन करते हैं, तो उन सभी में इन अवधारणाओं की महत्वपूर्ण भूमिका नज़र आती है। हम किसी भी कृति का जब मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे, तब वहाँ पर ये सारी अवधारणाएँ जिनकी हम ज़िक्र करने वाले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि हम बात करें यदि हिंदी कविता के विकास क्रम हम जब देखते हैं तो छायावाद और छायावादोत्तर जो काव्य है, उसमें एक स्वच्छंदतावाद पर खास तौर पर चर्चा होती है, बात होती है और केवल छायावादोत्तर में हम नई कविता तक स्वच्छंदतावाद का असर, स्पष्ट असर वहाँ पर देखते हैं और उसके पश्चात आलोचना पर भी, हिंदी आलोचना पर भी उसका असर दिखाई देता है। इसके बाद जो अवधारणाएँ आती हैं, संरचनावाद आता है, इसी तरह हम मनोविश्लेषणवाद भी देखते हैं। तो मनोविश्लेषणवाद की जब हम बात करते हैं तो मनोविश्लेषणवाद दरअसल मनोविज्ञान की एक तकनीक है। मनोविश्लेषण जो है परामर्श की एक प्रमुख तकनीक है जो मनोविज्ञान के आरंभिक वर्षों में विकसित की गई। तो आज हम इसी मनोविश्लेषणवाद पर बात करेंगे कि साहित्य के संदर्भ में मनोविश्लेषणवाद क्या है, मनोविश्लेषणवाद की अवधारणा क्या है और साहित्य पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव क्या है। हम ये सारी बातें इस कालांश में करने की चेष्टा करेंगे। तो सबसे पहले तो जिस तथ्य पर, जिस बिंदु पर बात करने की ज़रूरत है, वो है कि मनोविश्लेषणवाद क्या है, ये संकल्पना कैसे आई, ये अवधारणा, इसके प्रवर्तक कौन है, ये इसे कौन लेकर आए। तो मनोविश्लेषणवाद जब हम देखते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, ये मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में आता है। तो मनोविज्ञान की एक शाखा है ये और मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में मनोविश्लेषण का उल्लेख किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, मनोविज्ञान की एक शाखा है मनोविश्लेषण और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो मनुष्य का अवचेतन मन का जो अध्ययन है, उससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी चिकित्सकीय तकनीकें हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है और इसमें मनुष्य के मन के जितने भी विकार हैं, उसके जितने भी रोग हैं, उनका उपचार किया जाता है। अब मनोविश्लेषणवाद की अवधारणा को पहल कौन लेकर आए, तो जब हम इस पे बात करते हैं तो 3 विद्वानों के नाम प्रमुख रूप से सामने आते हैं और इसमें पहले हम देखते हैं सिगमंड फ्रायड, जो ऑस्ट्रिया के प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनका नाम सबसे पहले आता है। वो ही इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया के ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्रायड। इनका समय है 1856 से 1939। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि मनोविश्लेषण को विज्ञान माना जाए या नहीं, ये भी विवाद का विषय है, लेकिन इससे मानव अध्ययन, जो साइको एनालिसिस है, मनोविश्लेषण है, इससे मानव मन का अध्ययन बहुत भलीभांति किया जा सकता है। उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो केवल यही नहीं बल्कि साहित्य में जो लिखा जा रहा है, साहित्य का जो लेखन रहा है और लेखन के साथ साथ उसके अध्ययन को भी मनोविश्लेषण ने प्रभावित किया है। सिगमंड फ्रायड के जब योगदान को देखते हैं तो सिगमंड फ्रायड यहाँ पर बहुत सारी स्थापनाएं करते हैं, लेकिन
इनके सर्वाधिक योगदान के साथ साथ जो सिगमंड फ्रायड के शिष्य हैं एल्फ्रेड एडलर और कार्ल गुस्ताव युंग, इन्होंने भी मनोविश्लेषण शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि एडलर और युंग जो रहे हैं, इन्हें इनके उपनामों से हम जानते हैं, एडलर और युंग जो रहे हैं वो फ्रायड के मतों से असहमत रहे हैं, लेकिन कुछ धारणाएं ऐसी भी है फ्रायड की जिसका इन दोनों ने विकास किया है। तो अब मनोविश्लेषणवाद क्या है, फ्रायड की अवधारणाएं क्या हैं, किस तरह वो अवचेतन मन का अध्ययन करते हैं, क्या एडलर का मत है, क्या युंग का मत है, इसी पर विभिन्न जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रायड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत रहा है उसकी क्या विशेषताएं हैं उस पर हम बात करेंगे। तो फ्रायड यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य का जो विकास होता है उसमें कोई विरासत में मिली विशेषताओं द्वारा नहीं, बल्कि वो अर्जित करता है, मनुष्य अपना विकास क्रम अर्जित करता है, और जो बचपन होता है, बचपन में जो भी उसके साथ घटित होता है उससे उसका सारा जीवन निर्धारित होता है। तो फ्रायड यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य के विकास में उसके बचपन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बचपन की जो घटनाएं होती हैं, जो स्मृति में रह जाती हैं बाद में, उन घटनाओं से मनुष्य का जो जीवन है वो निर्धारित होता है। फिर जो दूसरी बात फ्रायड यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है, उसकी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, चाहे उसमें क्रोध है या उसमें अन्य जो प्रवृत्तियां हैं, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो अनुभूति है और उसका जो विचार है, वो उसके अवचेतन में मौजूद मूल प्रवृत्तियों के संचालन द्वारा निर्धारित होते हैं। तो अवचेतन में जो मूल वृत्तियां रही हैं, मूल प्रवृत्तियां रही हैं, वो मनुष्य के सारे व्यवहार को संचालित करती हैं, और वो इतनी सूक्ष्मता से संचालित करती हैं कि मनुष्य का उन पर वश ही नहीं रहता। तो ये जितनी भी प्रवृत्तियां, जितनी भी वृत्तियां संचालित हो रही हैं, ये जब अभिज्ञान में आती हैं, अभिज्ञान का मतलब है अवेयरनेस, जब हम इसको जैसे ही कॉन्शियसनेस में लाया जाता है तो इन पर दमनात्मक प्रक्रिया एक लागू हो जाती है। वो कॉन्शियस जो मन है, जो जागरूक मन है, जो अभिज्ञान है, वो रक्षात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा दमनात्मक प्रक्रियाओं के रूप में इन मूल वृत्तियों पर प्रतिरोध करता है, उसके व्यवहार का नियमन करता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, या किस तरह का आचरण करना चाहिए, कि स्त्री को किस तरह का, ये जितनी भी जो कंट्रोल जो है वो यहाँ पर अवेयरनेस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा, तो ये मनुष्य का व्यवहार अवचेतन मन से संचालित हो रहा है, और जो चेतन मन है वो उसको अवचेतन की वृत्तियों को, व्यवहार को, जो उसके व्यक्ति के व्यवहार में आ गया है, चेतन मन जो है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और परिणाम स्वरूप अवचेतन और चेतन जो मन है उनके बीच एक द्वंद्व वहां पर हो जाता है। तो जब ये चेतन और अवचेतन के बीच का जो द्वंद्व होता है, उसके परिणामतः कई तरह की जो मानसिक विकृतियां हैं वो वहां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हम न्यूरोसिस, जैसे विक्षिप्तता, उद्विग्नता जैसे न्यूरोटिक लक्षण, या अवसाद आदि जो हैं वो इन्हीं चेतन और अवचेतन के द्वंद्व का ही परिणाम है। इसी तरह जो सपनों में हम देखते हैं, आदतों में हम देखते हैं, बार बार हाथ धोने की आदत जो है, जिसे कहा जाता है, और जबान जो लड़खड़ाती है, जबान की फिसलन, जैसे ये जो अनजाने में किए गए जो कार्य है वो उसमें अवचेतन के तत्व स्पष्ट देखे जा सकते हैं। हालांकि जो चिकित्सकीय हस्तक्षेप के द्वारा ये जो
तत्व है, जो अवचेतन तत्व हैं, इन तत्वों को चेतन मानस में लाकर अवचेतन के प्रभाव से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये मनोविश्लेषण का सिद्धांत है जो फ्रायड द्वारा दिया गया है और इस सिद्धांत में वो चेतन मन को की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आजकल हम एक रोग का नाम बहुत सुन रहे हैं, सिजोफ्रेनिया। वो भी इसी तरह अवचेतन मन का ही रोग है। डिप्रेशन जो है, अवसाद है, हाइपर एंजाइटी जिसे कह लीजिए, उद्विग्नता जिसे कह लीजिए, ये सारे जो हैं ये चेतन और अवचेतन के द्वंद्व से उत्पन्न होने वाली विकृतियां हैं। तो फ्रायड का कहना है कि मनुष्य जब अपनी इच्छाएं, जो मूल वृत्तियां हैं या जैसे कि जो यौन कामनाएं हैं, उन जरूरतों को जब पूरा नहीं कर पाता है तो वह उन्हें अपने अवचेतन में उन्हें दबा देता है। और जब वो अवचेतन में उन्हें दबा देता है तो एक तरह की ग्रंथि वहां पर बन जाती है, एक तरह तरह की कुंठा, हीन भावना और अपराध बोध वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। फ्रायड ये बात कहते हैं और इसके माध्यम से ही वो मनोविश्लेषण के सिद्धांत की बात करते हैं। जब फ्रायड के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं तो वो मानव प्रकृति और उसके व्यवहार में मन के 3 स्तरों से नियंत्रित और नियमित होते हैं। वो ये कहते हैं कि मानव प्रकृति और उसका व्यवहार जो है वो मन के 3 स्तरों से संचालित होता है। तो मन के 3 स्तर वो कौन से बताते हैं? जैसा कि हमने कहा, चेतन मन, जिसे कि कॉन्शियस माइंड कहा गया है। पहला स्तर वो ये बताते हैं। दूसरा अर्ध चेतन मन, जिसे वो सबकॉन्शियस माइंड बताते हैं। सबकॉन्शियस माइंड। और तीसरा जो बताते हैं, अचेतन मन। इसे अनकॉन्शियस माइंड कहा है। तो यहाँ पर फ्रायड ये कहते हैं कि मानव की जो प्रकृति है, मानव का जो व्यवहार है, वो इन मन के 3 स्तरों द्वारा, जो कि चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड जो है, इनसे नियंत्रित और नियमित या रेगुलेट होते हैं। तो वो ये बताते हैं। अब चेतन मन क्या है? तो चेतन मन से फ्रायड का तात्पर्य मन के उस भाग से है जिसका संबंध वर्तमान से होता है, अवेयरनेस से, जो वर्तमान से होता है। इसमें वो सारे मानसिक तत्व शामिल हैं जिनके बारे में एक व्यक्ति दिए हुए क्षण में जागरूक होता है। व्यक्ति जो कुछ भी प्रत्यक्षण करता है वह थोड़ी देर के लिए तो चेतन में रहता है, पर जैसे ही व्यक्ति का ध्यान उस होड़ से हटता है वह तुरंत अर्धचेतन में चला जाता है, जो बाद में अचेतन का एक हिस्सा होता है। तो जो तत्क्षण जो काम कर रहा है, जो वर्तमान है, वो चेतन मन है। लेकिन वर्तमान में किसी कार्य को करके जब व्यक्ति उस कार्य से दूसरे कार्य पर पहुंचता है तो वही कार्य अर्धचेतन बन जाता है और बाद में वो अचेतन मन में स्मृति के रूप में हो जाता है। तो ये चेतन मन हुआ। तो चेतन मन से फ्रायड का तात्पर्य वर्तमान से, जिसका संबंध वर्तमान से है। इसी तरह जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो दूसरा मन का स्तर बताया है, वो चेतन और अचेतन के मध्य का भाग है, अर्थात न पूर्णतः चेतन है वो, न पूर्णतः अचेतन। तो इसमें अनुभूति, इच्छाएं, विचार और भाव होते हैं। अनुभूति, इच्छाएं, विचार और भाव जो हैं वो अर्धचेतन
मन से होते हैं, जो वर्तमान में तो चेतन में नहीं होते हैं, परंतु जरा से प्रयास से हमारे चेतन मन में आ जाते हैं। ये चेतन व अचेतन के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। तो अर्ध चेतन मन जो है वो चेतन और अचेतन मन के बीच एक सेतु का काम करता है। जब हम अचेतन मन की बात करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, जिसमें सारे रहस्य हैं, जो मनुष्य के व्यवहार को जादुई तरीके से रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, तो अचेतन का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो जो चेतना से परे है, किसी तरह की जागरूकता नहीं, चेतना नहीं है यहाँ पर, अचेतन सब कुछ जो भाव, अनुभूतियां, इच्छाएं, जो आवश्यकताएं जो पूरी नहीं हो पाती, वे अचेतन में संग्रहित हो जाती हैं, समाप्त नहीं होती है। जो भी इच्छाएं हैं मनुष्य की, वो भले साक्षात प्रकट नहीं हो रही हैं, लेकिन वो उसकी इच्छाएं कहीं ना कहीं अचेतन में संग्रहित होती हैं और कई बार अनचाहे ही हमारे चेतन में आकर हमारे व्यवहार और अनुभूतियों को प्रभावित करती हैं। तो सुषुप्त रहती हैं, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में वो प्रत्यक्ष हो सकती हैं। तो ये अचेतन में संग्रहित रहती हैं, लेकिन समाप्त नहीं होती और ये किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में अनचाहे ही हमारे चेतन में आकर हमारे व्यवहार, व्यक्ति की अनुभूतियों को प्रभावित करती है। और फ्रायड कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व व व्यवहार पर अचेतन का जो प्रभाव है, वो चेतन की अनुभूतियों और विचारों की तुलना में बहुत होता है, बहुत अधिक होता है। तो अचेतन मन का जो भी प्रभाव है वो सर्वाधिक इस पर होता है और इनमें वो जो सारे तत्व होते हैं जो चेतन मन में नहीं आ पाते हैं या कठिनाई से आ पाते हैं। तो अचेतन मन का सबसे बड़ा हिस्सा है ये, जो तीनों स्तरों में जब हम देखें तो सबसे बड़ा, सर्वाधिक बड़ा जो हिस्सा है वो अचेतन मन का हिस्सा है, जिसमें बाल्यावस्था की इच्छाएं, लैंगिक इच्छाएं, मानसिक संघर्ष से संबंधित इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, वो अचेतन में संग्रहित हो जाती हैं और ये इच्छाएं चेतन में विकृत रूप में प्रवेश करती हैं। वहां पर उसी रूप में नहीं, वहां विकृति के रूप में प्रवेश करती हैं और मनुष्य के व्यवहार को कई बार असामान्य वहां पर बना देती हैं। तो दैनिक जीवन में जो व्यक्ति भूलें करता है, दैनिक जीवन की भूलों को फ्रायड इसी का परिणाम मानते हैं। जो भूल होती है, जो अचेतन मन द्वारा जो एक तो गलती होती है, जो जानते बूझते हो जाती है, लेकिन भूल अचेतन मन के कारण वहां पर की जाती है और इसी से जो दैनिक जीवन में की जाने वाली भूलों को फ्रायड ने इसी का परिणाम बताया है। उदाहरण के तौर पे जब हम देखें, हम अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसे पहचान तो जाते हैं, लेकिन हमें उसका नाम याद नहीं आता है। तो इसका जो कारण है, हो सकता है कि वो उस व्यक्ति के साथ के कड़वे अनुभव हो सकते हैं जो अचेतन में विद्यमान हैं, या कुछ और कारण हो सकते हैं। तो इस तरह की जो भूलें हैं उनको फ्रायड अचेतन मन की देन मानते हैं। और जब फ्रायड मानसिक रोगियों के उपचार, जैसा कि हमने कहा कि वो एक चिकित्सक थे, तो जब वो मानसिक रोगियों के उपचार में अपने गहन अनुभवों को देखते हैं तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानसिक प्रक्रियाएं चेतन में ना होकर अचेतन में होती है। सामान्यतः चेतन की मानसिक प्रक्रियाओं से व्यक्ति अवगत होता है, परंतु अचेतन की मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत नहीं रहता है। तो चेतन और अचेतन को समझने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि पानी में डूबे बर्फ के एक टुकड़े से उसका उदाहरण उसका समझा जा सकता है कि बर्फ के टुकड़े का एक बड़ा भाग पानी में डूबा और अदृश्य रहता है, जो कि अचेतन मन है, अचेतन के समान समझा जा सकता है। और चेतन मन उस विशाल खंड का जो पार्शियल, जो दृश्य हिस्सा, जो छोटा हिस्सा, जो आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटा है, जो दिखाई दे रहा है, वो चेतन मन की तरह है। तो इस तरह यदि कोई टुकड़ा बर्फ के ऊपर, तो अचेतन मन
बहुत बड़ा है, चेतन मन जो है वो बहुत छोटा। तो बर्फ के पानी में डूबे बड़े टुकड़े की तरह ही अचेतन भी अदृश्य होता है, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करता है, उसमें विकृतियां ला सकता है और इसके बारे में व्यक्ति को बहुत कुछ पता नहीं होता है। तो ये तो हमने जो 3 भेद देखे, जो मन की बात की, वो यहाँ पर उन्होंने बताया कि मानव प्रकृति और उसके व्यवहार, मन उसका व्यवहार जो है वो मन के 3 स्तरों से संचालित होता है। तो मन के 3 स्तर उन्होंने ये बताए। अब जो सब सिस्टम जो हैं, पर्सनैलिटी के जो उपतंत्र हैं, जिसे हम कहते हैं सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी, जिसे व्यक्तित्व के उपतंत्र, चूंकि ये पाश्चात्य विचारकों के सिद्धांत हैं, इसीलिए इनके जो पारिभाषिक शब्द हैं वो अंग्रेजी में हैं और वो समझने होंगे हमें। तो व्यक्तित्व के उपतंत्र वहाँ पर फ्रायड ने माने हैं और वो कहते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तित्व के 3 महत्वपूर्ण उपतंत्रों की जो परस्पर अंतःक्रिया होती है उसके परिणाम होते हैं। और ये 3 उपतंत्र क्या है? पहला काम तत्व, जिसे कहा गया है, इसे ही इदम कहा गया है और इसे ही ईड इन्होंने कहा है। तो पहला जो उपतंत्र है वो है काम तत्व या इदम, या जिसे ईड कहा गया है। दूसरा है अहम, या जिसे इंग्लिश में ईगो कहा गया है। और तीसरा परा अहम, जिसे कि सुपर ईगो कहा गया है। तो ये इदम, अहम और पराहम क्या है? तो यहाँ पर फ्रायड फिर इनका विश्लेषण करते हैं, बताते हैं कि जो इदम है, इदम की जो प्रवृत्तियां हैं वो जन्मजात होती हैं, उन्हें अर्जित नहीं करता, ये जन्मजात होती है। और इदम सिर्फ आत्मसंतुष्टि में विश्वास रखता है। ये अनैतिक, अतार्किक, आक्रामक और नियमों को नहीं मानने वाला होता है। छोटे बच्चों का व्यवहार इदम के द्वारा नियंत्रित होता है, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। उनका वो जो जो चाह रहे हैं, जो जन्मजात जो प्योरिटी है वो वहाँ पर देखी जा रही है, उसमें वो नियमों को मानने वाला नहीं है। वो अनैतिक हो सकता है, वो अतार्किक हो सकता है, वो आक्रामक हो सकता है। नियमों को न मानने वाला जो तत्व है वो इदम है। तो हमने देखा कि जो छोटे बच्चों का व्यवहार है वो इदम के द्वारा नियंत्रित होता है, जो आत्म संतुष्टि तक ही सीमित रहता है। आत्म संतुष्टि होनी चाहिए, येन केन प्रकारेण, तो आत्म संतुष्टि तक सीमित रहता है। इदम परिस्थितियों को नहीं समझता, वो नैतिकता को नहीं समझता, हर शर्त पर वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है। अगर इदम को नियंत्रित न किया जाए और अपनी मर्जी से कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति संकट में पड़ सकता है। इसलिए इदम की प्रधानता जिस व्यक्ति में होती है वो कार्य करने से पहले उसके परिणामों का चिंतन नहीं कर पाते। तो किसी व्यक्ति में जब इदम की प्रधानता होगी तो वो परिणामों का चिंतन नहीं कर पाएंगे। और फ्रायड ने इसकी तुलना एनिमल इनसाइड अ ह्यूमन इस टर्म से की है कि मनुष्य के भीतर जिस तरह कोई जानवर, कोई पशु रहता है, उस प्रकार इदम ये रहता है। और यदि यह इसकी प्रधानता हो जाए तो ये व्यक्ति को संकट में डाल सकता है। तो जो दूसरा यहाँ पर उपतंत्र बताया है, जो व्यक्तित्व का उपतंत्र, वो है अहम, जिसे ईगो कहा जा सकता है, ईगो कहते हैं। तो बच्चा जो है जन्म के बाद इदम के अधीन होता है और वो अपनी हर इच्छा की पूर्ति चाहता है। लेकिन जब सामाजिक और नैतिक मूल्यों के कारण उसकी हर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उससे क्या होगा? उसमें तनाव होगा, उसमें निराशा उत्पन्न होगी और वो धीरे धीरे बालक का जो संबंध है
वो वास्तविकता से स्थापित हो जाएगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे क्या नैतिकता के दायरे में क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो जब वो नैतिकता के दायरों में बंधने लगता है, उसे सामाजिकता का बोध होने लगता है, तो उस बालक में अहम का विकास होता है। तो इदम के बाद की जो स्थिति है वो अहम है, और यहाँ पर जब अहम का विकास होता है तो ये वास्तविकता का सिद्धांत पर, वो वास्तविकता को मानने लगता है कि सच्चाई क्या है। तो वास्तविकता के सिद्धांत पर जो ईगो है वो चलता है। तो ये एक तरह से ये जो अतार्किक तरीका था, इदम जितना अतार्किक था, यहाँ पर ईगो जो है वो तार्किक हो जाता है, वो लॉजिकल बात करने लगता है। तो यहाँ पर मैन इनसाइड अ ह्यूमन, जो इसकी बात वो करते हैं कि आदमी के भीतर एक आदमी निवास करता है जो कि परिणामों को सोच सकता है, जो कि तार्किक किसी इच्छा की व्याख्या कर सकता है और अपनी इच्छाओं को, अपने सोचने को तार्किक ढंग से उनका विकास कर सकता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अहम का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, और इसीलिए अहम को एक आदमी के भीतर का आदमी के रूप में समझा जा सकता है। इसके बाद जो तीसरा व्यक्तित्व का जो उपतंत्र है वो है परा अहम, जिसे सुपर ईगो कहा गया है, और यह व्यक्तित्व का नैतिक तंत्र है। ये जितना व्यक्ति नैतिक होता जाएगा वो उसका परा अहम उतना ही विकसित हो जाएगा। ये आदर्शों के अनुरूप कार्य करता है। जब हम सुपर ईगो की बात करते हैं तो वो आदर्शों के अनुरूप कार्य करता है। हमने देखा बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा जब बड़ा होता है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में माता पिता के साथ, समाज के साथ तारतम्य स्थापित करता है, और बालक अपने माता पिता से सामाजिक दृष्टि से सही और गलत व्यवहार को जानता है, और माता पिता और समाज के नियमों और शिक्षा के अनुसार जब वो कार्य करता है तो बालक को वहां पर धनात्मक पुनर्बल मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, उसे प्यार मिलता है, उसे प्रशंसा मिलती है, तो वो और इनके प्रति प्रेरित होता है। और नियमों का उल्लंघन जैसा करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है, उसे सजा मिलती है, जिससे बालक में क्या होगा, अपराध बोध उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार इन सभी परिस्थितियों के गुजरने से जब वो ये समझता है, जब उसे प्रशंसा मिलती है, जब उसे सजा मिलती है विपरीत कार्य करने पर, तो धीरे धीरे उसमें परा अहम का विकास होता है। परा अहम भी इदम की तरह अवास्तविक है। तो जो हमने आदर्श की बात की, तो आदर्श तो अवास्तविक सच्चाई नहीं होती, अवास्तविक होते हैं। तो परा अहम भी अवास्तविक है, इदम भी अवास्तविक है। ये दोनों जो चीजें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इदम और परा अहम, ये दोनों ही अवास्तविक हैं। ये बिंदुओं का आप ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मनोविश्लेषणवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कौन सी चीजें अवास्तविक है, तो इदम की तरह परा अहम भी अवास्तविक होता है, ये वास्तविकता का ख्याल नहीं रखता है। तो पराअहम जो होता है वो अहम को नैतिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए बाध्य करता है। यहाँ पर तो नैतिक अनैतिक की कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन यहाँ नैतिक कार्य करना है, कैसे भी नैतिक कार्य करना है, तो ये बाध्यता है यहाँ पर। पराअहम इस बात का ख्याल नहीं करता कि इससे अहम को वातावरण में उपस्थित किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यक्ति को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, समाज के एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, एक तंत्र के रूप में जीना है। और इसीलिए पराअहम को हमने कहा है गॉड इनसाइड अ ह्यूमन, तो मनुष्य के भीतर का आदमी। गॉड इनसाइड अ ह्यूमन, इसे परा अहम कहा गया है और इसी के रूप में इसे समझा जा सकता है। तो जब हम फ्रायड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझते हैं तो
उनके अनुसार बच्चों में जन्म से ही एक लिबिडो होती है, एक लैंगिक ऊर्जा उपस्थित होती है, जो विभिन्न अवस्थाओं से होकर विकसित होती है। तो लिबिडो की बात फ्रायड करते हैं सबसे पहले, जिसे लैंगिक ऊर्जा कहा गया है, और यही वो संचालित करते हैं बहुत सारे व्यक्तित्व को, ये भी फ्रायड कहते हैं। और फ्रायड का यह भी मत था कि मानव का प्रत्येक व्यवहार इस लिबिडो को संतुष्ट करने के इर्द गिर्द ही केंद्रित होता है, और यदि प्रत्येक व्यक्ति अवस्था में लिबिडो की संतुष्टि हो तो एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास करती है। जब इसकी अति संतुष्टि अथवा अल्प संतुष्टि हो तो मनुष्य में एक असामान्य व्यवहार को जन्म देता है, और इसी तरह बहुत सारी जो विकृतियां हैं वो यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो ये बहुत सारी जो लिबिडो की जो अवस्थाएं हैं वो यहाँ पर उन्होंने बताई, और फिर उसके बाद वो रक्षात्मक युक्तियों की भी बात करते हैं, और उसमें प्रतिगमन, प्रक्षेपण, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ फ्रायड की बात करेंगे कि फ्रायड ने जो बताया कि उन्होंने मन के 3 स्तर बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अर्धचेतन मन जो है चेतन मन और अचेतन मन के बीच की कड़ी है। चेतन मन वर्तमान है, और अचेतन मन की जब बात करें तो वो अनकॉन्शियस माइंड है, जो दैनिक जीवन की भूलों के लिए जो उत्तरदायी है, जो सब मन का एक सबसे बड़ा भाग है, जो अदृश्य है, जो अवास्तविक है, वो अचेतन मन है। तो मन के 3 स्तर बताए हैं, और इसी तरह उन्होंने जो व्यक्तित्व के सबसिस्टम 3 उपतंत्र बताए हैं, जिसमें ईड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम और परा अहम उन्होंने बताए। जो इदम है वो जन्मजात होता है, अतार्किक होता है, अनियंत्रित होता है, अवास्तविक होता है। ईगो जो है वो तार्किक है, वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, मैन इनसाइड अ ह्यूमन की सिद्धांतिकी पे कार्य करता है। और सुपर ईगो जो है वो नैतिक तंत्र एक तरह से विकसित करता है, मनुष्य का नैतिक तंत्र, सबल नैतिक तंत्र विकसित करता है, आदर्शों की बात करता है, और इसीलिए यह भी अवास्तविक होता है। अब इन सब की साहित्य में क्या उपादेयता है, साहित्य में किस तरह से मनोविश्लेषणवाद आता है, मनोविज्ञान आता है, हम उसे अगली कक्षा में देखेंगे। और साथ ही जो फ्रायड के जो शिष्य रहे हैं, एडलर और युंग, उनकी क्या मान्यताएं रही हैं, और वो किस तरह फ्रायड के मत से भिन्न मत रखते हैं, हम उसे भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।